हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है पति की मौत के बाद ससुराल और मायके में बनी बोझ। अमोशी एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले वकुल ने माँ मानसी जी के पैर छुए तो वह भावुक हो उठी। उन्होंने बेटे को आशीर्वाद देते हुए उनकी आंखें भर आई। बाय मॉम। उन्होंने देखा ही नहीं था कि अपनी बाइक से पीछे पीछे नीरज भी वकुल को शियाव करने के लिए आए हैं। वह उन्हें देखकर चौंक पड़ी थी जब उसने नीरज के भी पैर छुए और बोला, सर मॉम का ख्याल रखिएगा। नीरज तुम? वह आश्चर्य से बोली। वकुल जा रहा था तो मुझे उसे छोड़ने तो आना ही था। आ जाओ मेरे साथ, गाड़ी में चलना। नहीं, मैं अपनी बाइक से आया हूँ। उनकी निगाहें काफ़ी देर तक वकुल का पीछा करती रही। फिर जब वो अंदर चला गया तो अपने युवा बेटे की सफलता की खुशी के साथ साथ उसके बिछो का सोच छलछला उठी थी। वह गाड़ी के अंदर गुमसुम होकर बैठ गई। सूनी आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। वह घर पहुंची तो रूपा से कॉफ़ी कहकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। वह अपने ही खोई हुई थी। तभी रूपा बोली, मैडम कॉफ़ी। वह भूल गई थी कि उन्होंने रूपा से कॉफ़ी के लिए कहा था। वह कब उठा ही रही थी कि डोरबेल बज उठी। वह समझ गई थी कि नीरज की सिवा इस समय भला कौन हो सकता है। रूपा, एक कप कॉफ़ी और बना दो। नीरज, जिसने उनके अकेलेपन में, उनके कठिन समय में, कहा जाए तो हर कदम पर उनका साथ दिया था, अकेले अकेले कॉफ़ी पी जा रही है एयरपोर्ट पर। उसका आपका उदास चेहरा देखकर अपने को नहीं रोक पाया और बाइक अपने आप इधर को मुड़ गई। आज स्कूल नहीं गए? कहाँ खोई हैं आप? आज तो संडे है, कहकर आदत के अनुसार हो कर हंस पड़ा। हो, आज बकुल गया है तो मन भर आया। चलो, तुम्हारी इतने दिनों की तपस्या सफल हो गई। तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर लायक बन गया। अब कुछ दिनों में अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को बोलेगा, फिर अपनी दुनिया में रम जाएगा। यही तो दुनिया की रीत है। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो मेरे जीवन का ध्येय था कि बेटे को कामयाब बनाऊं, वो तो तुम्हारी मदद से पूरा कर ही लिया। मानसी, कभी अपनी खुशी के बारे में भी तो सोचा करो। तुम मेरे दोस्त हो तो जो हर समय मेरी खुशी के बारे में ही सोचते रहते हो। अभी देखो, बकुल गया इसलिए मन उदास हो रहा था तो मुझे सहारा देने के लिए आ गए। हाँ, दोस्ती की है तो जिंदगी भर निभाऊंगा, कहकर वह जोर से हंस पड़ा। नीरज की हंसी उन्हें बहुत मोहक लगती थी। वह भी हंस पड़ी थी। फिर पकड़ो मेरा हाथ, कहते हुए उसने अपनी हथेली उनकी तरफ बढ़ा दी। मानसी ने झिझकते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी थी। यद्यपि कि पुरुष के स्पर्श से उनका सर्वांग कपकपा उठा और वह उठकर खड़ी हो गई थी। मानसी, चलो आज हम दोनों लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अभी 10 बजे है, मैं 1 बजे तक आऊँगा। क्यों, बैठो, क्यों जा रहे हो? अरे यार, समझा करो, अभी नया भी नहीं हूँ। फिर आपके साथ लंच पर जाना है तो जरा ढंग से कपड़े वगैरह पहन कर आऊँगा। अभी तो बस बाइक उठाई और आ गया था। नीरज चले गए थे। रूपा गाने की शौकीन थी। उसकी मोबाइल पे गाना बज रहा था, महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे। इस गीत के शब्दों ने उन्हें उनके अतीत में पहुंचा दिया और उनके अतीत के एक एक पन्ने खुलते चले गए। कितने सुनहरे सपनों को अपने मन में संजोकर वह अपने घर की देहरी से बाहर निकली थी। 19 वर्ष की मानसी करोड़पति पिता की लाडली थी। उन्होंने बीए में एडमिशन लिया ही था कि पिता मनोहर लाल ने उनकी शादी तय कर दी थी। पैसे को मुट्ठी में पकड़ने वाले पापा ने बेटी की खुशियों के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया था। वह भी राजकुमार से संतोष के सपनों में खो गई थी। जब हाथी पर सवार होकर संतोष दूल्हा की वेश में आए तो बाकी से सलोने युवक की तिरछी सी मुस्कान पर वह मर मिटी थी। बड़ी किस्मत वाली है मानसी, जीजू तो बिल्कुल फिल्मी हीरो हैं। जब उसकी सहेलियों ने बोला तो शर्मा उठी थी। तभी शीला मौसी आ गई और कहने लगी थी, कुंवर जी को नज़र मत लगा देना छोड़ियो। जीजाजी ने दामाद तो हीरा जैसा ढूंढा है, राज करेगी मेरी मानसी। सिर से पैर तक जेवरों से लदी हुई भारी लहंगे में सजी धजी जब उन्होंने ससुराल में कदम रखा था तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। सास मालती जी और नंदों ने मिलकर उनके सपने साकार कर दिए थे।
उन लोगों का लाड प्यार पाकर वह अभिभूत हो उठी थी। संतोष की बाहों में उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिल गई थी। कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम की वादियों में बर्फ के गोले से खेलती हुई वहां के सौंदर्य में खो गई थी। संतोष को घूमने का शौक था, कभी मुंबई की जुहू चौपाटी तो कभी महाबलीपुरम का बीच। कितना खुशनुमा दिन और रातें थी। फिर जब उनकी जिंदगी में जुड़वा गोलू मोलू आ गए तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और संतोष भी पापा के साथ बिजनेस में बिजी हो गए थे। गोलू मोलू 3 साल के थे तब एक दिन संतोष घबराए हुए आए और बोले, मानसी अपना बैग पैक कर लेना, सुबह हम लोगों को आगरा पहुंचना है। वन्या दी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हालत खराब है। संतोष प्लीज सुबह चलिएगा, रात में यदि ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया तो फालतू बात मत करो। रात में 11 बजे निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। रात में रोड खाली मिलती है। वह सहम कर चुप हो गई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बच रखे और अपने और संतोष के रखे और निकल पड़ी थी। संतोष की आंखें थकान के मारे नींद से बोझिल हो रही थी। वह बार बार आंखों पर पानी डाल रहे थे। नियति का दोष देकर हम सब अपने को दोष मुक्त कर लेते हैं, परंतु दुर्घटना के लिए दोषी तो हम भी होते ही हैं। जीवन में सुख और दुख उसी तरह से सुनिश्चित और संभाव्य है जैसे दिन और रात। खुशियों के झूले में झूलने वाली मानसी नहीं जानती थी कि उसकी भविष्यवत उन्हें जीवन के दुखद क्षणों की ओर खींच कर ले जा रहा है। गाड़ी में बैठते ही दोनों बच्चे और वह गहरी नींद में सो गए थे। वह भी बैठते ही सो गई। शायद थके हुए संतोष को भी नींद आ गई थी। कुछ ही देर में जोर का धमाका हुआ और उन्हें लगा कि कोई पिघला शीशा उनके ऊपर उड़ेल रहा है। फिर कुछ पलों में ही वह मूर्छित हो गई थी। अफरा तफरी का माहौल रात का। गहरे अंधेरे में एक ट्रक ने जोर की टक्कर मार दी थी। सारे सपने तहस नहस हो गए। उस दिन संतोष उन्हें अकेला छोड़ गए। मोलू भी उनके साथ विदा हो गया था। गोलू को खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन उनका एक हाथ और एक पैर बुरी तरह से कुचल गया था, इसलिए वह 2 महीने तक जीवन ज्योति नर्सिंग होम में एडमिट रही। पापा जी आया करते और जरूरी कागजों पर साइन करवाते। न ही वह कहते कि कागज पढ़ लो और न ही वह कोई रुचि दिखाती। अब तो यही लोग उनके जीवन दाता थे। कभी ईशा दी, कभी मम्मी जी गोलू को लेकर आया करती, लेकिन वह उन्हें बेड पर लेटे देखकर मम्मी जी की गोद में छिप जाता। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती। उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। गोलू का नाम संतोष ने वकुल रखा था, इसलिए अब सब लोग उसे वकुल ही पुकारा करते थे। उनके मम्मी पापा उन्हें अपने साथ आगरा ले जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पापा जी का कहना था कि जब तक ऑफिशियल काम न पूरे हो तब तक यहीं रहो। बार बार कौन जाएगा साइन करवाने। उनकी अपनी माँ दिन रात उनके साथ बनी रहती और पापा डॉक्टरों से संपर्क में रहते। उनकी कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी होती रही। जब तक ये सब चलता रहा मम्मी जी खूब प्यार से बोलती और उनका ध्यान रखा करती। 6 महीने के बाद उन्हें पापा अपने साथ आगरा ले आए। यहाँ पर सब उनकी किस्मत को कोसते। माँ के घर में तो बिल्कुल भी चैन नहीं था। दादी, ताई, चाची, बुआ आज का जमावाड़ा और बस एक ही बात, हाय हाय 25 साल की छोड़ी कैसे काटेगी पूरी जिंदगी। और फिर जबरदस्ती रोने का नाटक करते हुए बातों में मशगूल हो जाना। पिछले जन्म के पाप हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। ताई बोली, मानसी तुम एकादशी का व्रत किया करो मेरे साथ, कल से मंदिर दर्शन करने चला करो, वहाँ गुरुजी बहुत बढ़िया सत्संग करवाते हैं। मम्मी पापा को यह विश्वास था कि पूजा पाठ से कष्ट दूर हो जाएंगे। ये क्या तुमने लाल चूड़ियाँ पहन ली? बुआ ने घर में हंगामा मचा कर रख दिया था। मम्मी उनके सामने जुबान नहीं हिला सकती थी। मासी अभी तक सो रही हो? उठो, आज अमावस्या है। संतोष की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्मांड भोजन और हवन है। ताई ने उसे जताते हुए जोर से बोला। वह उठी और भुनभुना कर बोली, संतोष ने तो मुझे जिंदा ही मरण तुल्य कर दिया है। ऐसी जिंदगी से तो उसी दिन मर जाती तो ये सब ना देखना पड़ता। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उनकी बड़बड़ाहट को बुआ ने सुन लिया था। वारे छोकरी, मरे आदमी को कोस रही है। जाने कौन से पाप किए थे जो भरी जवानी में विधवा हो गई। अब तो चैत जाओ, कम से कम अगला जन्म तो सुधार लो।
वह अपने को अनाथ सा महसूस कर रही थी। तभी पापा आ गए और जोर से बोले, मेरी लाडो को मत परेशान किया करो। वह पापा से लिपट कर सिसक पड़ी थी। अगले दिन सुबह बिमला नहीं आई थी। वकुल भूखा था। वह किचन में बगैर नहाए चली गई थी। मम्मी आ गई और उन्हें किचन में देखते ही चिल्लाकर बोली, मानसी तुम्हें जरा सा सब्र नहीं था? मैं नहाकर आ तो रही थी। बकुल इतनी जोर से रो रहा था, आज पूर्णिमा है, तुमने बगैर नहाए सब छू लिया, अब फिर से किचन धोना पड़ेगा। उफ माँ, कब तक इन कर्म कांड भरे ढकोसलों में पड़ी रहोगी? आपने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर सिसक पड़ी थी। यहाँ से अच्छा तो मेरे ससुराले मुझे रखते हैं। आगरा रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। मालती मम्मी जी का फ़ोन लगभग रोज आ जाता और वह बकुल को याद करती रहती। उन्होंने नाराज होकर लखनऊ जाने का निश्चय कर लिया था। शायद मम्मी भी उनसे परेशान हो चुकी थी। उन्होंने बकुल से फ़ोन पर कहला दिया, दादी मुझे आना है। अगली सुबह मम्मी जी ने गाड़ी भेज दी और वह लखनऊ पहुंच गई थी। इस बीच पापा जी ने ईशा दी को अपने घर में बुला लिया था। वह लोग सब अब यहीं रहने वाले थे। ये बात तो उन्हें बहुत बाद में पता चली थी। उनका जीवन तो बोझ बन चुका था, क्योंकि मम्मी जी का झुकाव बेटियों की तरफ ज़्यादा हो गया था। वह अब एक फालतू चीज़ बनकर रह गई थी, जिसकी कहीं कोई उपयोगिता नहीं थी। उनके पापा और ससुर जी के बीच जेवर, इंश्योरेंस के पैसे, बैंक लॉकर के जेवर और एफडी आज के लिए मनमुटाव शुरू हो गया था। पापा का कहना था कि उनकी बेटी के नाम सब होना चाहिए। अक्सर मीटिंग होती, दोनों तरफ के कुछ लोग बैठते, बहसा बहसी होती, लेकिन कुछ तय नहीं हो पाता, क्योंकि पापा जी कुछ भी देना ही नहीं चाहते थे। लॉकर के गहने और इंश्योरेंस के रुपए, उनका स्त्री धन और कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी उनके नाम करने को तैयार नहीं हो रहे थे। 2 साल तक वह कभी ससुराल तो कभी मायके अपने दिन गुजारती रही थी। वन्या दी, ईशा दी और मम्मी जी का एक ग्रुप बन गया था। वह उन्हें अपनी बातों में कम शामिल करती, खूब शॉपिंग पर जाती, लेकिन अपना सामान बहुत ही कम उन्हें दिखाया करती। वह अपने कमरे में टीवी और मोबाइल से सिर फोड़ती रहती। ईशा दी की बेटी लवी और वकुल में दिन भर लड़ाई झगड़ा तो रोज की बात थी। लवी बड़ी थी, वह चुपचाप उसकी चुटकी काट लिया करती। कभी वकुल रोते हुए उनके पास आता, लवी ने मेरा खिलौना छीन लिया। दिन भर यही सब चलता रहता। वह लवी को कुछ नहीं कह सकती थी, वकुल ही दिन भर डांट खाता। कभी वह नन्हे से वकुल को थप्पड़ लगाकर रो पड़ती थी। मम्मी जी उसको अपनी गोद में बिठाकर प्यार तो करती, लेकिन लवी को कुछ ना कहती। एक दिन दोनों बच्चे लड़ रहे थे तो वकुल ने लवी को धक्का दे दिया। वह गिर गई और ओठ में दांत चुभ गया था। दी ने आओ देखा न ताओ बिल्कुल वकुल के गाल पर जोर का थप्पड़ लगा दिया और जोर जोर से चीखने लगी, तो वह सह नहीं सकी थी। वह गुस्से में बोली, दी आपने नन्हे से वकुल को इतनी जोर से मारा कि देखिए उसके गालों पर आपकी सारी उंगलियां छप गई है। ये नहीं दिखता कि वकुल ने लवी को कितनी जोर से धक्का दिया है? कभी अपने बेटे को भी समझाया करो। अब तुम बहुत बोलने लगी हो। भैया तो है नहीं तो तुम्हें कंट्रोल करे। अब तो बिना लगाम की घोड़ी बन गई हो। वह बहुत देर तक बकबक करती रही थी। मम्मी जी मूक दर्शन बनी सब सुनती रही थी। वह घंटों तक अपने कमरे में सिसकती रही थी। मासूम बकल उनकी आंसू पोंछता था। वन्या देवी आती रहती, ईशा दी तो रहती ही थी। घर कभी खाली न रहता। वह बहू का फर्ज निभाते निभाते दुखी हो जाती थी। इसके बावजूद रोज की चीख चीख, खाना कैसा बना है, सलाद नहीं कटा, सब्जी बेकार है, दाल पतली है। मानसी तुम क्या करती रहती हो? रसोइयों से ढंग से खाना भी नहीं बनवा सकती? जब खाने बैठो तो इतना बेकार खाना। कहते हुए पापा जी डाइनिंग टेबल से उठ गए थे, तो फिर तो हंगामा होना स्वाभाविक ही था। ईशा दी के पति विनय जी उनके कमरे में आकर उन्हें ज्ञान देने लगे। भाभी आप अकेली हो, भैया तो है नहीं, छोटा सा बच्चा भी साथ में है, इसलिए आप चुप रहा करिए और घर के कामों पर अपना ध्यान दिया करिए। अब तो जब जब जीजू मौका देखकर उनसे बात करते और उनके नज़दीक भी आने की कोशिश करने लगे थे। अब वह उनके सामने जाने से कतरा करती थी। वह उनकी लालचाई निगाहों से
झुलस कर रह जाया करती थी। एक दिन तो हद हो गई, जब अकेला पाते ही उन्होंने उन्हें अपने आगोश में जकड़ लिया था। उन्होंने गुस्से में आओ देखा न ताओ एक झन्नाटेदार थप्पड़ उनके गाल पर रख दिया था। लेकिन सच तो यह है कि समर रथ को नहीं दोष गुसाई, वह चीख चीख कर कहने लगी कि ये तो उन्हें कब से परेशान कर रही थी, आज मौका लगते ही मेरे गले ही पड़ गई। मैं इसे धक्का न देता तो ये जाने क्या करती। सब लोग सब कुछ जान समझ रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसकी तरफ से बोलने वाला तो कोई नहीं था, क्योंकि उनका पति तो उन्हें मझधार में छोड़कर जा चुका था। उनका जीवन तो बिना नाविक की नाव की तरह हो गया था, जो भंवर में डूब उतरा रही थी। काश पापा ने उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया होता, तो वह इस तरह से मायके और ससुराल की ठोकरें ना खाती। अपनी बेबसी पर वह रो पड़ी थी। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहेगी। उन्होंने पापा को फ़ोन कर दिया था, वह सुबह आ गए। फिर तो जोर का झगड़ा शुरू हो गया। वकुल के लिए खींचातानी। वकुल संतोष की निशानी है, इसलिए वह यहाँ पर उन लोगों के साथ ही रहेगा। 5 साल का अवैध वकुल भला क्या निर्णय लेता। पापा 6-8 लोगों को लेकर आए और लंबी मैराथन बैठक होती रही, जिसके भविष्य का फैसला होना था। उनकी इच्छा अनिच्छा से किसी से कोई मतलब नहीं था। वह सब आपस में बुरी तरह से उलझे हुए थे। जोर जोर से कहा सुनी हो रही थी। पापा का कहना था कि उन्होंने मानसी को 1 किलो सोने के जेवर दिए थे, वो तो उसका स्त्री धन है, आपको देना पड़ेगा। शादी में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उसकी भरपाई कैसे होगी। आखिर पापा जी कह रहे थे, यहाँ पर हम लोग उसे बेटी को तरह रख रहे हैं और इसे कोई बिजनेस करवा देंगे। आखिर में वो मेरे वारिस की माँ है, इसलिए इन लोगों को यहीं रहना होगा। जैसे पहले रहती थी वैसे रहें। जैसे मेरी ईसा, वैसे ये मेरी तीसरी बेटी है। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि गाली गलौज और हाथापाई की स्थिति बन गई थी। और मेरे पापा घमंड में बोले, अखिल कमीने, तेरा पाला मुझ जैसे रईस से पड़ा है, तेरे मुंह पर मैं मारता हूँ। सारा पैसा सोना, तू पहले भी भीख मंगा था, शादी के नाम पर कहता रहा मुझे गाड़ी दो, सोना दो, कैश दो, नीच कहीं का। पापा को अपने पैसे का गुरूर था और उनका अपना बचपना। बकुल को पापा ने अपनी गोद में उठाया और उनकी उंगली पकड़कर बाहर गाड़ी में बैठकर आगरा आ गई। फिर वही रोज का सिलसिला शुरू हो गया। आगरा रहते भी 2 साल बीत गए थे। पापा ने एक साधारण परिवार के लड़के को पैसे का लालच देकर उनके साथ शादी करने को राजी कर लिया था। उसका नाम पीयूष था। वह भरतपुर में रहता था। वह इंश्योरेंस का काम करता था। इसी सिलसिले में वह पापा के पास आया करता और अपने को बैंक में कैशियर हूँ ऐसा बताया करता। वकुल के लिए कभी चॉकलेट तो कभी गेम वगैरह देकर जाता। फिर धीरे धीरे उनके साथ भी मिलना जुलना होने लगा। वह उनको भी कभी लंच पर ले जाते, भविष्य को लेकर बातें करता। प्यार भरी बातें फोन पर भी होती। उसकी आकर्षित पर्सनालिटी की वह दीवानी होती जा रही थी। उसके प्यार में वह अंधी हो चुकी थी। पीयूष ने कहा कि उनकी माँ बेड पर है, इसलिए वह चाहती है कि जल्दी से शादी कर लो तो वह बहू को देख ले, और उन्हें तो साथ में पोता भी मिल रहा है। पीयूष और वकुल के बीच तो ट्यूनिंग थी। उससे वह आश्वस्त हो गई थी कि वकुल को पापा और उनके जीवन में फिर से खुशियां दस्तक दे देगी और उनके जीवन का अधूरापन भी समाप्त हो जाएगा। वह सादे ढंग से मंदिर में शादी करना चाहती थी, परंतु पीयूष की माँ अपने बेटे को दूल्हे के वेश में देखने का सपना पूरा करना चाहती थी। फिर से वही धूमधाम हुई और वह पीयूष की दुल्हनिया बनकर उसके घर पहुंच गई थी। कुछ महीनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन वह समझ गई थी कि वह ठगी जा चुकी है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि पापा ने उसे 20 लाख रुपए का लालच दिया था, इसलिए उसने शादी की थी। कुछ दिनों के बाद ही पीयूष दारू के नशे में रात में देर से आने लगे थे। नशे में बोलते, तू तो जूठन है, तुझे छूने में घिन आती है। रोज रात का बकना झकना गाली गलौज सुनकर उनके हाथ के तोते उड़ गए थे। सुबह उठकर झाड़ू बर्तन नाश्ता खाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। सब कुछ करने के बाद भी पीयूष की माँ चिल्लाती, अब सुगनी एक को तो खा गई, क्या मेरे लाल को भी खाएगी क्या। पीयूष अपने साथ उनको माँ के घर लेकर जाता और थोड़ी देर में लौटा लाता।
पापा से कहकर उन्होंने एक नौकरानी बुलाई तो पीयूष के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और वह नाराज हो उठे, क्योंकि उनके मन में चोट था कि यहाँ की सब बातें नौकरानी के द्वारा मानसी के माता पिता तक पहुंच जाएगी। इसलिए पीयूष ने उसे तुरंत भगा दिया था। पीयूष की माँ पैरालाइट थी। उनको नहलाना, गंदगी साफ करना जैसा काम उनके लिए बहुत कष्टदायी था, परंतु 1 साल तक उस नर्क में गुजर करने की कोशिश करती रही थी। पीयूष ने झूठ बोला था, वो बैंक में नौकरी नहीं करता था। उसने पापा से दौलत ऐंठने के लिए शादी का ड्रामा रचा था। नन्हा वकुल पीयूष को देखते ही सहम जाता था। एक दिन वह वकुल को पढ़ा रही थी कि नशे में झूमता हुआ वह आ गया और वकुल को गाली देकर उसकी किताबें उठाकर हवा में उछाल दी और उसे जोर से धक्का देते हुए गालियों की बौछार कर दी। वह तेजी उठी और पीयूष के सामने खड़ी होकर बोली, खबरदार, यदि मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की या उस पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जाने किस नशे में डूबा हुआ था, उसने उन्हें भी जोर का धक्का दे दिया। मुझसे मुंह जोड़ी करेगी, तेरी तो ऐसी दशा करूंगा कि सब घमंड चूर हो जाएगा। उन्होंने दीवार का सहारा लेकर अपने को गिरने से बचा लिया, परंतु उस दिन पीयूष की बदतमीजी और गालियां उनके लिए सहना मुश्किल हो गया था। बकुल उनकी बाहों के घेरे में डरे सहमे कपोत की तरह घंटों तक सिसकता रहा था। वह भी कमरा बंद करके आंसू बहाती रही। सुबह हमेशा की तरह पीयूष उनके पैर पर माफ़ी मांगता रहा था, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया था इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्त होने का। अगले दिन मुंह अंधेरे वकुल का सामान एक बैग में रखकर वह भरतपुर से आगरा आने वाली बस में बैठ गई थी। उस दिन एक नई मानसी ने जन्म लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं किया करेगी। वह क्रोध में धड़कती हुई अपने घर पहुंची और अपने पापा पर बरस पड़ी। पापा, आपने अपने पैसे के घमंड में मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। एक लालची को आपने 20 लाख रुपयों की गड्डी दिखाई और मेरे जीवन का सौदा कर दिया। अब किसी दूसरे ने आपसे ज़्यादा मोटी नोटों की गड्डी उसके मुंह पर मार दी और बस वह उनके सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। पापा, आपने ना ही पीयूष के बारे में कुछ ठीक से पता लगाया और ना ही ढंग से उसका घर देखा। भाला, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस गए। उसने दूसरे के घर को अपना घर बताया। बस आपने झटपट अपनी बेटी उसे सौंप दी। आपने अपने पैसे के बलबूते बेटी को उसके हवाले करके उसकी ज़िंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया। बस बहुत हुआ, अब आगे कोई तमाशा नहीं होगा। मैं तो पीयूष के बच्चे को जेल की हवा खिलवाऊंगा, देखती जाओ, कमीना कहेगा। पापा, भैया की शादी होने वाली है, इसलिए मैं कमला नगर वाले फ्लैट में अकेली रहा करूंगी। उनकी बात सुनकर मम्मी पापा कसमसाए थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह बोले। उनकी सहायता के लिए सेविका लक्ष्मी भी आ गई थी। वकुल फिक्र में आ गया था। उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था, परंतु अभी तो नियति को उनकी किस्मत के बहुत सारे पन्ने लिखने बाकी थे। उन्होंने एक बुटीक खोल लिया और उसमें मन लगाने लगी थी। बुटीक चल नहीं पा रहा था, कभी कोई शिकायत लेकर आ रहा था तो कभी किसी का समय पर नहीं बन पाया। इन्हीं उलझनों में वह परेशान रहती। उनका बुटीक से भी मन उचटते जा रहा था। मालती मम्मी जी का मायका आगरा ही था। वह अक्सर अपनी माँ से मिलने के लिए आती रहती थी और उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव की जानकारी रखती थी, क्योंकि वह अपने मायके में पहले भी महीनों रहा करती थी। वह पहले कई बार उन्हें फ़ोन किया करती थी, लेकिन वह कभी फ़ोन नहीं उठाया करती और न ही कभी मिलने आई, जबकि वह बार बार उनसे मिलने के लिए आग्रह करती रहती थी। एक दिन वह बकुल के लिए ढेरों सामान लेकर वह उनके घर आ गई थी। बकुल उनसे चिपट गया और दादी, मैं आपके साथ चलूं, कहने लगा था। दादी पोते का मिलन देख उनकी आंखें भर आई। वह महसूस कर रही थी कि उनकी वजह से बच्चे का मासूम बचपन छीन गया है। उसके मन में अपनी दादी, बाबा और बुआ लोगों के प्रति प्यार था। कहीं कोने में एक सॉफ्ट सा कॉर्नर था। जितनी देर दादी रहती, बकुल बहुत खुश रहता। वो अपने साथ उसको ले जाती, कभी आइसक्रीम पार्लर तो कभी डिनर या लंच। धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ भी नज़दीकियाँ बढ़ा ली। यहाँ अकेले रहती हो, वहाँ उसके बाबा तो तुम लोगों को देखने के लिए तरस रहे हैं। आदाद वहाँ अपना बुटीक चल ही रहा है।
उसी में काम बढ़ा लेना। अनिश्चित सी धारा में जीवन बहे जा रहा था। बकुल भी बड़ा हो रहा था। वह उद्दंड और जिद्दी होता जा रहा था। उनके लिए उसे अकेले संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वह उन्हें ही दोषी मानता था। दादी का घर आपने क्यों छोड़ा? वह कहता कि किसी दिन बाबा के पास अकेले ही चला जाऊंगा। वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता था, बस मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलने में मशगूल रहता। वह तरह तरह से समझाया करती, यहाँ तक कि वह साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले गई थी। लॉकडाउन के दिनों में जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके जंक फूड खा खा कर मोटा होता जा रहा था। मम्मी कभी किसी गुरु की तबीयत लाकर पहनाती तो कभी उनकी भभूत या जल। उद्दंड बकुल उन्हीं के सामने उठाकर फेंक देता। उन्हें भी इन चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं था। पापा का पैसे का दिखावा बंद ही नहीं होता था। आज यह गुरुजी आ रहे हैं तो कल अखंड रामायण हो रही है। बेटी तुम इस मंत्र का जाप करते हुए 11 माला किया करो। बिटिया तुम्हारा मंगल भारी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में संकट आ जाता है। मंगल का व्रत किया करो। बाबूजी मैं ऐसी पूजा करूँगा कि बिटिया के जीवन में खुशियाँ लौट आएगी। वह क्रोध में धधक पड़ी थी। पापा आप मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दें। यदि ये गुरुजी मेरे जीवन में खुशियाँ की गारंटी लेते हैं तो ये अपना जीवन क्यों नहीं सुधार लेते? पाखंडी ठग कहीं के, बस लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठना यही धंधा है। पापा भी उस दिन उनसे नाराज हो गए थे। ये जन्म तो बिगाड़ ही रखा है, अगला भी बिगाड़ रही है, जो मन में आए वो करो कहकर चले गए थे। वो तो हर समय उनकी किस्मत को ही कोसते रहते। इतना पैसा तुम्हारे ऊपर बर्बाद किया, लेकिन नतीजा सिफर का शिफर रहा। पिछले जन्म का बुरा कर्म है तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा, कहते हुए गुस्से में चले गए थे। माँ पापा से उन्हें चिढ़ हो गई थी। पापा की जल्दबाजी में ही उनका जीवन बर्बाद हुआ था। यदि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होती तो भला उनके साथ ये सब होता? संतोष को दुनिया से विदा हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। पापा जी ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया था, जिसका उद्घाटन वह बकुल और उनके हाथों से करवाना चाहते थे। इसलिए पापा जी खुद उन्हें बुलाने के लिए आए थे। बकुल तो उनको देखते ही उनसे चिपट गया था और उनके साथ ही लखनऊ जाने के लिए मचल उठा और वहां चलने की जिद करता हुआ खाना पीना छोड़कर बैठ गया था। वह बकुल को बढ़ती उद्दंडता और उसका मोटापा, उसकी बदतमीजी के कारण परेशान हो चुकी थी। मम्मी पापा उनको लखनऊ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, परंतु जब व्यान्ना दी गाड़ी लेकर खुद आई तो वह उनको देखकर भावुक हो गई और उनके साथ लखनऊ पहुंच गई थी। वहां सबका लाड प्यार पाकर उन्हें खुशी महसूस हुई थी। एक बार उन्होंने स्त्री धन और बकुल की परवरिश और खर्च की बात उठाई तो पापा ने उनके सामने सारे कागजात, चाहे एक्सीडेंट के क्लेम, एफडी, प्रॉपर्टी, लॉकर में उनके गहने सुरक्षित रखे हुए थे। जब उन्होंने महीने की खर्च की बात करी तो फिर से माहौल गर्म हो गया, लेकिन इस बार मम्मी जी ने बीच बचाव करके यह कह दिया कि यदि यहाँ नहीं रहना चाहती तो गोमती नगर वाले फ्लैट में रह सकती हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरी आंखों के सामने रहोगी और बकुल भी यहाँ रहेगा तो हम लोगों को खुशी होगी। पापा जी भावुक होकर बोले, संतोष तो हम लोगों को छोड़ गया, अब उसकी निशानी हम लोगों से मत दूर करो। जितना कुछ है सब बकुल के बालिग होने पर मिलने वाला था, तब तक वह बकुल की कस्टोडियन बनी रहेगी। मम्मी जी का बुटीक था, वह उन्हें सौंपने को तैयार थी। एक तरह से सब उनके मन माफिक बात हो रही थी। सबसे खास बात तो यह थी कि बकुल उन लोगों के बीच में बहुत खुश था और वहीं रहने की जिद कर रहा था। आप फैसला किया कि बकुल की खुशी के लिए वह यहाँ रुकने को तैयार है। सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। बकुल दादी बाबा के पास आकर बहुत ही खुश था। बकुल का एडमिशन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पापा ने करवा दिया था। घर के कामों के लिए मम्मी जी ने सुरेखा को भेज दिया था। सब कुछ उनके अनुकूलन ही हो रहा था। बकुल के ट्यूशन के लिए पापा जी ने नीरज को भेज दिया था। लगभग 35-40 का नीरज गेहुआ रंग का सुदर्शन सा युवक था। वह सहमा सा रहता, लेकिन पहली नज़र में ही उन्हें वह अपना सा लगा था। वह बकुल को पढ़ाने के साथ साथ इतना लाड़ दुलार करते कि वह उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और उनका कहना मानता। उसके स्वभाव में जल्द ही परिवर्तन दिखने लगा था। वह अपने सर का इंतजार करता और उनका दिया हुआ होमवर्क पूरा करके रखता।
धीरे धीरे नीरज उनसे भी खुलने लगे थे। उनकी पत्नी भी अपने बेटे को लेकर उन्हें छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई थी, इसलिए वकुल में उन्हें अपना बेटा सा नजर आता था। वह स्वयं भी अपनी परित्यागता माँ के इकलौते चिराग थे। उसने अपनी माँ के संघर्षों को, उनके अकेलेपन को, उनकी मुसीबतों को बहुत निज से देखा और महसूस किया था। अब किसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट होकर एक कॉलेज में लेक्चरर बन गया था, जहां 12,000 देकर 40,000 पर साइन करवाते थे। अखिल अंकल उनके पापा के पुराने दोस्त थे और उन पर उनके बहुत एहसान भी थे। उन्हें पैसे की ज़रूरत भी थी, बस वह इस ट्यूशन के लिए तैयार हो गए थे। बकुल को देख उन्हें अपने बचपन की अकेलापन याद आने लगता था, इसलिए उन्हें अपना खाली समय उसके साथ बिताना अच्छा लगता था। वह छुट्टी वाले दिन बकुल को लेकर कभी अंबेडकर पार्क तो कभी जू तो कभी इमामबाड़ा लेकर जाते और दोनों साथ में मस्ती करके खुश होते। शायद बकुल को नीरज के अंदर अपने पापा की प्रतिमूर्ति दिखने लगी थी। वकुल के सुधरने की वजह से वह उनकी बहुत एहसानमंद थी। कभी नीरज अपनी दुख की कहानी सुनाता तो कभी वह अपने जीवन की व्यथा सुनाती। बस दोनों को एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता। वह मन ही मन उसे प्यार करने लगी थी। नीरज के लिए नाश्ता बनाती, उनके आने से पहले वह तैयार हो जाती और उनका इंतजार करती। जब नीरज के चेहरे पर मुस्कुराहट आती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब वह उनकी बनाई चाय या खाने की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के लिए तो वह कब से तरस रही थी। जब वह शर्मा कर कनखियों से उनकी ओर देखता, उनका सर्वज्ञ मुस्कुरा उठता था। चाहे उनकी हो या वकुल की, हर इच्छा या किसी भी काम को पूरा करने के लिए वह हर समय तैयार रहता। उनका बीटेक भी अच्छा चल रहा था। बकुल को हाई स्कूल में 98% मार्क्स मिले थे। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मम्मी जी, पापा जी उनकी और नीरज की नज़दीकियों से नाराज हो गए थे, लेकिन अब उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। बकुल अपने दोस्तों और कोचिंग में बिजी हो गया था, परंतु नीरज के साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करती। वह और नीरज शाम को घूमने के लिए जाया करते। कभी गोमती के किनारे बैठकर बातें करते, वह डिनर के लिए जाते, आइसक्रीम पार्लर जाया करते। नीरज को पहली नज़र में देखते ही उन्हें एहसास हुआ था कि हाँ, यही प्यार है। प्यार में कुछ आशाएं नहीं होता, बस बिना किसी चाहत के किसी को दिलो जान से चाहो, शायद इसी प्यार में डूब जाना कहते हैं। नीरज ने हर कदम पर उनका साथ दिया था। यद्यपि कि दोनों के बीच के रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन इस अनाम रिश्ते ने उनके जीवन में पूर्णता ला दी थी। घंटे की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी थी। नीरज तैयार होकर आए तो वह अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकी थी और बलकरी की भात उनकी बाहों में झूल गई।